हेलो बच्चों, मेरा नाम है नीतू मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण एवं पढ़ाएंगे। बेटा, आपने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स पढ़े हुए हैं। आइए हम चलते हैं आगे की ओर। हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा के रूप आपने अपने प्रीवियस वीडियो में रीड किया है। फिर भी हम थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भाषा क्या होता है। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने भावों या विचारों को दूसरे के सामने हम आदान प्रदान करते, प्रदर्शित करते हैं, तो वो हमारा होता है भाषा। अब भाषा के रूप होते, भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक का अर्थ ये होता है कि जब हम बोल करके कोई बातचीत करते हैं तो हमारे मौखिक के अंतर्गत आता है, लेकिन जब हम लिख करके किसी के सामने अपने भाव या विचारों का वर्णन करते हैं तो वह हमारा होता है लिखित भाषा। आइए हम चलते हैं मातृभाषा की ओर। मातृभाषा है, देखिए ये लिखा हो मातृभाषा। बेटा, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मातृभाषा होता क्या है। मातृ का अर्थ होता है माता, भाषा का अर्थ होता है भाषा। यानी माता के द्वारा जब हमें कोई भाषा का ज्ञान होता है तो उसे हम कहते हैं मातृभाषा। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है ना कि बेटा जब हम अपने घर पे रहते हैं तो लोग कहते हैं मम्मी के द्वारा सीखा गया भाषा है ना, माँ के द्वारा सीखा गया भाषा है। देखिए आप में दिया हुआ है कि जब किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के संपर्क में आता है। आप बेटा जिस देश में रहते हैं उस देश को भारत माता कहा जाता है। तो सारी भाषाओं को आपने यहाँ पे भी सीखा है। तो भारत माता जो है वो अपनी गोद में रह करके हम लोगों को अनेक प्रकार की भाषाओं का विज्ञान कराती हैं। तो जो बच्चा अपनी माँ के द्वारा भाषा को सीखता है वही होता है मातृभाषा। यानी यहाँ पे देखिए दिया हुआ मातृभाषा। मातृ का अर्थ होता है माता और भाषा का अर्थ होता है भाषा। यानी माता के द्वारा जो भाषा सीखा जाता है उसी को कहते हैं मातृभाषा। प्रत्येक व्यक्ति पर मातृभाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है। वह अपनी मातृभाषा को जीवन भर नहीं भूलता है। यानी जो ज्ञान हमें माता के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम जीवन पर्यंत नहीं भूल पाते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने विभिन्न भाषाओं को जानेंगे कि हमारे विभिन्न भाषाएं जो हैं। तो विभिन्न भाषाओं में देखिए ये है कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी आदि। यानी हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसके राज्य में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वह लिखी जाती हैं। आपने देखा होगा बेटा कि आपने बहुत सारी सुने होंगे ना कि ये अमेरिका है, इटली है, ब्रिटेन है, जापान है। ये सारी जो देश हैं इसमें क्या है, ये राज्य स्टेट बाय स्टेट नहीं बटे हुए होते हैं, ठीक है, एक क्षेत्र बाय क्षेत्र बटे होते हैं। लेकिन हमारे देश में यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि भारत देश में राज्यों को भी बांटा गया है। देखिए क्या होता है, जब अपने फैमिली से हम किसी दूसरे फैमिली में जाते हैं तो कहते हैं हम इनके बच्चे हैं, ठीक। अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि हम इस गांव, यानी गांव जो होता है वो हमारा परिवार बन जाता है। और गांव से को छोड़ करके हम जब कभी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अर्थात जनपद लेवल पर जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम मिर्ज़ापुर से आए हैं। जब हम मिर्ज़ापुर को छोड़कर अब अपने राज्य को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ के लोग से हम क्या कहते हैं कि हम इस राज्य से आए, क्योंकि राज्य वो हमारा परिवार हो जाता है। जब हम अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम इंडिया से आए। अर्थात ये हो सकता है कि इंडिया हमारा क्या है, भारत हमारा क्या है, परिवार है। वहाँ पे हमें ये कोई नहीं जानने वाला होता है कि हमारा घर कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं। तो हमारा लोग, हमारा परिवार, हमारा घर कहाँ है, हमारा देश है सबसे बड़ा परिवार। यानी उस समय हमारा परिवार, हमारा देश क्या होता है, भारत हमारा परिवार हो जाता है।
तो बेटा ये देखिए क्या होता है कि अनेक जगह पे अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे भारत देश में 22 भाषाओं के संविधान के तहत, बेटा ये संविधान शब्द है इसको एक बार थोड़ा सा हम ले लेते हैं, क्योंकि इसको बना बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यह बनाया गया है। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे इस संविधान को बनाने, क्योंकि हमें आज़ादी बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन उस आज़ादी को हम चलाने के लिए, क्योंकि देखिए घर में जब शादी विवाह पड़ता है बेटा एक डेट फिक्स होता है, लेकिन उसको बनाने में, उसका जो विषय सूची होता है उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। उस समय में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, हमारे संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान के तहत 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाओं का नाम है हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, असमी, ओडिया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, संथाली, बोडो, मैथिली तथा मणिपुरी। इन भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी हमारे देश की प्रमुख भाषा है, लेकिन हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हमारे देश में हिंदी बोली जाती है। बेटा हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई थी, क्योंकि जो संस्कृत है वो देव भाषा है। देवताओं के द्वारा जब जैसे हिंदी हुआ, यानी संस्कृत इतने बड़े बड़े शब्द थे, महर्षि पतंजलि के द्वारा इसको, महर्षि पाणिनि के द्वारा इसको छोटा सा रूप बना के इसको तोड़ तोड़ के बनाया गया, उसी से हिंदी का निर्माण हुआ है। तो हम आज हिंदी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान के अनुसार इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया था। यानी हमारी जो हिंदी भाषा है यह हमारी राजभाषा भी है। भारत के सबसे बड़े भूभाग को बोले जाने के कारण इसका विश्व में 3रा स्थान है। इस हिंदी का हमारे देश में 3रा स्थान है। हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। बेटा सबसे बड़ी स्पष्ट बात तो यही होती है। हमारे अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में ऐसा है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसका व्याकरण अत्यंत सरल और प्रभावी है। इसका शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें संस्कृत, देशज तथा विदेशी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच आदि भाषाओं के लाखों शब्द समाहित हैं। यानी हिंदी में आपने देखा होगा कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि समाहित हैं हिंदी में। अब आइए हम चलते हैं साहित्य की ओर। साहित्य क्या होता है? प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। सामान्यतः साहित्य सुंदर अर्थ वाली वाक्य रचनाएं होती हैं जो मन को आनंदित करती हैं। बेटा आपने पढ़ा होगा जरूर तो, लेकिन थोड़ी सी साहित्य शब्द जो आए हैं ये हमारे शब्दों को सुंदर अर्थ वाली वाक्य रचनाएं होती हैं जो साहित्य होता है। जिन रचनाओं में लोक रंजन होता है वे साहित्य कहलाती हैं। यानी जिन रचनाओं में लोगों के प्रति थोड़ा सा रंजन होना चाहिए वही हमारी साहित्य कहलाती है। जैसे कबीर, शूर, तुलसी, रसखान आदि की रचना था प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद की कहानी, नाटक, एकांकी पत्र आदि साहित्य हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पुराने शब्दों को यादगार बनाने के लिए साहित्य का प्रयोग किया जाता है। यानी साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। यानी पहले क्या हुआ था ये हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन बेटा हम इतना समझ सकते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हम आज भी सिंचित रखें। तो उस ज्ञान को हम किसके माध्यम से सिंचित रखेंगे? यानी वह ये साहित्य शब्द है जिसको हम आज भी अपने यादगार के रूप में लेते हैं। यानी हमारे जो महापुरुषों के द्वारा मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको हम साहित्य के माध्यम से ही याद करते हैं। यानी जो बेटा ये हमारा है व्याकरण, इस व्याकरण में हमारे देश में तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। साहित्य है जिसके माध्यम से हम पुराने ज्ञान को आज तक संचित करके पढ़ते हैं। तो बेटा आज का वीडियो हमारा यहीं क्लोज होता है। और आपको जितना पढ़ाया जा रहा है बेटा आप
कोशिश करिए कि अभ्यास कार्य के सहारे नहीं होना चाहिए। हमें बुक में जो भी पढ़ाया जाए वो एक बार मतलब कि बुक पढ़ाते वक्त हमें लर्न हो जाना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर लिखाया जाए तभी हमको लर्न करना है, ऐसा नहीं। आप बुक रीड कर रहे हैं तो आपको सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाना चाहिए। ओके, थैंक्स।